हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जिसमें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर्स। तो हमने कल तक की क्लास में 68वीं बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे उनको कवर कर लिया था। यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में हिस्ट्री से पूछे गए और उनको हमने कवर कर लिया था। आज हम 67वीं बीपीएससी के पेपर्स को देखेंगे कि 67वीं बीपीएससी में हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। मेरे प्यारे लाल लालियो, जीवन आसान करने वाली क्लासेस हैं, इनको आपने देखना भी है और शेयर भी करना है। और इसके साथ साथ क्रैकनाउ प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए ताकि जीवन आपका आसान रहे और आपकी बीपीएससी की जर्नी शानदार बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आप भी सॉल्व करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 29 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि 28 क्वेश्चन 68वीं में आ चुके हैं, तो उससे आगे ही हमने काउंटिंग शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आज शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? विच गुप्ता रूरल गेन पावर बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? प्यारे बच्चे, पुराने समय से ही प्रथा चले आ रही है, भाई भाई का गला काट देता है सत्ता के लिए, जमीन के लिए। तो वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका सही आंसर? बताना है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। आंसर करते रहिएगा ताकि आपको भी जो है देखने को मिले कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो सी इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, आप ये समझिए पहले कि समुद्रगुप्त जब था तो समुद्रगुप्त के बाद मेरे प्यारे बच्चे इनका जो है बेटा रामगुप्त बना शासक, है ना। रामगुप्त जब सत्ता पे बैठा था तो रामगुप्त का ही भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपने भाई की हत्या कर दी और सीट पे बैठ गया। तो ऐसा माना जाता है कि शकों के जो आक्रमण है, उस शकों का जो आक्रमण हुआ गुप्ता पीरियड में स्कंदगुप्त के समय पे, उसमें रामगुप्त द्वारा सक्षम विरोध ना करने के कारण उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। कैसे कि समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त जब शासक बना तो उसी समय शकों ने हमला किया, है ना, इनके ऊपर। और जो रामगुप्त था वो सक्षम सेना जो है शासक नहीं था, वो शकों के आक्रमण का अच्छा विरोध नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, जिससे रुष्ट होकर उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी। और उसकी पत्नी थी ध्रुवी देवी। क्या नाम था पत्नी का? ध्रुव देवी। उससे विवाह कर लिया। आप समझ रहे हो, अपने भाई की हत्या कर दी और उसकी बीवी से शादी कर ली चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और शकों के विरुद्ध फिर इसने विजय प्राप्त की। इसने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारित की। इसमें 3 क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज तो यही कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किसने अपने भाई की हत्या की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली? तो इन्होंने उज्जैनी के अंतिम शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, जब इनको हरा दिया तब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त किसने की, ये भी क्वेश्चन आपसे बने तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही इसका सही आंसर होता है। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको पता चल गई है, क्योंकि इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अगला क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 68वीं में, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? बीपीएससी 67 का है ये। 67वीं में क्वेश्चन पूछा गया, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द वर्धन डायनेस्टी? ऑप्शंस हैं पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्य वर्धन या प्रभाकर वर्धन। हु फाउंडेड, है ना, द वर्धन डायनेस्टी बताना है प्यारे बच्चे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर इजी है, पुष्यभूति। 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। ध्यान रखेंगे हमेशा, हर्षचरित रचना किसकी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हर्षचरित है बाणभट्ट की रचना मेरे प्यारे बच्चे। और जब आप हर्षचरित को पढ़ोगे, है ना, तो इस हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, तो कहां मिलता है इस बात का उल्लेख? ये मिलता है
हर्षचरित में। हर्षचरित की रचना किसने की है, मैंने आपको बता दिया, बाणभट्ट ने। और इसी में लिखा गया है कि पुष्य व्यक्ति, जो पुष्यभूति है, इस व्यक्ति ने जो है इस वंश की स्थापना की। और ये आपको याद रखना है, वर्धन वंश की स्थापना, ठीक है। और वर्धन वंश का जो सबसे महान शासक बना वो बना हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में जब राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो रहा था, यानी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा था, उस समय हर्षवर्धन के राज्य आरोहण के बाद ये सब समाप्त हुई। हर्ष की बात करें हम तो हर्ष ने थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से शिफ्ट करके कन्नौज बना दिया, तो हर्षवर्धन ने ऐसा किया था। जो वर्धन वंश है इसकी जब स्थापना हुई तो थानेश्वर, जिसको आप स्थानेश्वर भी कहते हैं, यहीं पे की थी पुष्यभूति ने, और इस राजधानी को शिफ्ट किया हर्षवर्धन ने, जो सबसे महान शासक इस वर्धन डायनेस्टी का रहा है। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? हु स्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर? मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31। और बहुत शानदार क्वेश्चन है 31वें का ए, कुषाण आपको याद रखना होगा। कुषाणों ने मेरे प्यारे बच्चे रोमन साम्राज्य से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। और इस बात का प्रमाण कहां मिलता है, प्रूव कहां मिलता है? तो अगर आप कुषाण के सिक्के देखोगे तो कुषाण के सिक्कों पर रोमा, जिसको रोमा कौन है, रोमन देवता होते थे, रोमन देवता रोमा का पुतला मिलता है किस पे, कुषाण के सिक्कों पर। तो इससे पता चलता है कि कुषाण जो है ये रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए थे। कुषाण काल की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो भारतवर्ष की दृष्टि से ये वाणिज्य और व्यापार के लिए विकास और उन्नति का समय रहा। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, इसे सिल्क मार्ग कहा जाता था। और इस सिल्क मार्ग जो है, इस पर कुषाणों का अधिकार था, इसलिए ये भारत के व्यापारिक दृष्टि से उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हम कुषाणों के समय की बात करें तो हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जैसे बारवेरिकम, ये सिंधु यानी जिसको आप इंडस कहते हो, तो इंडस नदी या सिंधु नदी के मुहाने पर था बारवेरिकम। अरिका मेडू था, ये पूर्वी तट पे था। और बेरी गाजा था, जो भड़ौच आदि, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उस समय कुषाणों के समय पे, ठीक है। पेरिप्लस के अनुसार, पेरिप्लस इज ऑफ द एरेथ्रियन सी, ये एक बुक है जिसके राइटर का पता नहीं है आज तक, बट पेरिप्लस के अनुसार यानी पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी ये बुक आती है, ये बुक मिली, मतलब एक साक्ष्य के तौर पे है। तो पेरिप्लस के अनुसार भारत से मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, चंदन, इत्र, औषधियां आदि बहुतायत में रोम पहुंचते थे और बदले में रोम का सोना भारत में आता था। इस तरीके से भारत जो है सोने की चिड़िया बन गया था पहले भी, है ना। अंग्रेजों ने लूट लिया सारा सोना हमारा, लेंगे, वापस लेंगे एक दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगधा रूलर बिंबिसारा? ऑप्शन है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या फिर मनु। आपको बताना है फिजिशियन ऑफ मगध। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे और बहुत आउट क्वेश्चन है। बीपीएससी में इतनी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, कि जैसे बीपीएससी को इससे अलग ही प्रेम रहा हो, है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवक हो जाएगा। और हमारे कंटेंट राइटर इतने महान हैं कि जीवक को लिविंग लिख रखा है इंग्लिश में, है ना, जीवक ही होगा, नाम है वो। तो याद रखेंगे, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक ही था। जी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। बिंबिसार के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे, हर्यक डायनेस्टी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, और मगध एक साम्राज्य के रूप में जो उदय हुआ वो हर्यक वंश के साथ ही शुरू हुआ है, मगध, ठीक है। तो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया, ठीक है। अजात शत्रु आप जानते होंगे, रावे पाकू अका अक, है ना। तो राजगृह
वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में जो आपकी संगीति हुई है वो पहली अजातशत्रु के समय में ही हुई। तो इसलिए अजातशत्रु काफी फेमस जो है शासक रहा है मगध एम्पायर का। और मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जीवक जो था बिंबिसार का राजदूत जो वैद्य था, इसे बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए जीवक को जो है अवंती नरेश के यहाँ भेजा, तो प्रद्योत इसका नाम था। आपको ये प्रद्योत चाहे तो डायरेक्ट पूछ ले, इनडायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार पूछेगा कि प्रद्योत के इलाज के लिए कौन गया, तो जीवक। इतनी बार घुमा फिरा के पूछता है इसको जीवक को, जैसे प्रेम हो बीपीएससी को इससे, है ना। तो आप भी इसको याद कर लीजिए, बीपीएससी का प्रेम है जीवक, है ना। और दो चार हैं जैसे बाबू कुंवर सिंह, वो तो बिहार का ही प्रेम है। राजकुमार शुक्ल वाला क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आ जाए तो समझिए कि आउट हो गया पेपर, है ना, आउट क्वेश्चन है, ये आते ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे बच्चे, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था या थी, मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम वाज, कौन थी या था जिसने मुस्लिम, ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसका जो प्यारे बच्चे एम्पायर है वो कहा जाता था दारुल इस्लाम, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इल्तुतमिश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश। इनकी बेटी कौन थी, रजिया सुल्ताना, है ना, रजिया सुल्तान। जो है कहा जाता था कि तमाम मर्दों के बीच में जो एक और सबसे बड़ी मर्द है वो है रजिया सुल्तान। इन्होंने मगध जो है, मगध कह रहा हूं, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में पहली मजबूत शासिका के तौर पे 3 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद जो है जो मर्द हैं वो देख नहीं पाए एक महिला को शासन करते हुए, और इनके ही अपने लोगों ने षड्यंत्र करके इनकी हत्या कर दी, रजिया सुल्ताना की। कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मजे के साथ पढ़ेंगे इस बात को भी कि किस तरीके से जो है मर्दों को देखा नहीं जाता औरतों को ऊपर जाते हुए। अगर कोई भी औरत कभी ऊपर जाने का प्रयास करेगी तो सबसे पहले उसके आसपास के मर्दों के ही कान खड़े हो जाएंगे, देख ही नहीं सकता उसको ऊपर जाते हुए। उसको लगेगा कि ओहो, अगर ये ऊपर चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, हमें इज्जत कैसे मिलेगी। तो रजिया सुल्ताना मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छी शासिका थी, लेकिन उन्हीं के अपने तुर्कों ने उनके साथ जो है षड्यंत्र करके हत्या कर दी। इल्तुतमिश की बेटी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है सी, यहां पर इल्तुतमिश इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर बताएंगे, 33। चलिए तो 33 के बारे में, इल्तुतमिश का काल आपको पता होना चाहिए, 1229 यानी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। फिर सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन उन्होंने दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया खुद को। और इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख कहां पे मिलता है, तो तबकात ए नासिरी में मिलता है। और तबकात ए नासिरी किसकी पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की। एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं मेरे लाल लालियो, कि जैसे हर आदमी के होते हैं कई चेहरे, जिसको भी देखना कई बार देखना, है ना। तो वही वाली कहानी है कि जब आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई सारे जो है क्वेश्चन छिपे होते हैं। जैसे एक इंसान के कई सारे चेहरे होते हैं, पहली बार मिलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, दूसरी बार में उसका और थोड़ा दूसरी परत आप जानोगे, तीसरी बार में तीसरी परत जानोगे। तो ध्यान रखिएगा, इंसानों को जब भी मिलो और आपको कोई ज्यादा पसंद आए, ज्यादा समझ आए, आपको लगे कि जो है इसी का तो पूरे जीवन में मैं इंतजार कर रहा था या कर रही थी, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको कई बार मिलिएगा, क्योंकि हर इंसान की चेहरे पे कई परतें छिपी होती हैं, और जितनी बार आप मिलोगे एक नई परत उतरती हुई दिखाई देगी। और इतनी परतें उतरेंगी कि जब आप उसके साथ समय गुजारोगे तो पता चलेगा कि जिस इंसान को आप पसंद करते थे या जिस इंसान को आप देख के इंप्रेस हुए थे, वो इंसान तो असल में कोई और ही इंसान है। चलिए, तो ये ज्ञान आज के लिए काफी है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सी मैंने आपको बता दिया है, मिनाज और सिराज की किताब तबकात नासिरी, ये आप याद रखेंगे। इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द कैलिफेट? बताना है खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? तो इल्तुतमिश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो है खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर रहा था, है ना, तो मान्यता ली इसने। तो अब इसमें से पूछ रहा अलाउद्दीन खिलजी, खलीफा की शक्ति का विरोध मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, जब ई ऑप्शन हुआ करता था तो ये समस्या रहती थी, कई बार हम तुक्का मार देते थे, हमें पता नहीं होता था। तो इल्तुतमिश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने तो खिल्लत प्राप्त किया, ये तो मान्यता दे रहा है उल्टे, है ना। उसके बाद हम देखें गयासुद्दीन, तो प्यारे बच्चे गयासुद्दीन जो इनके बाद आया इल्तुतमिश के बाद, उसने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अल्लाह, और बात करें अगर जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, तो मेरे प्यारे बच्चे ये व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक थे। इन्होंने खलीफा से कोई विरोध नहीं किया, इन्होंने खलीफा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन हां ये खड़े जरूर रहे हैं। मुबारक खिलजी एक ऐसा व्यक्ति जरूर रहा जिसने स्वयं को ही खलीफा कह दिया था। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक विषय आता है। दो चार हैं मिडवल हिस्ट्री में ऐसे जो है बहुत ही नमूने टाइप के लोग, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला। जब उस पे आक्रमण होने लगा तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है पहुंच गया औरतों के साथ, और जब सेना उतरने लगी उस पे आक्रमण करने के लिए, तो धोती साड़ी और चूड़ी पहन के उसने अपनी सेना को खड़ा कर दिया और दिखाने लगा चूड़ियां जो है दूसरी सेना के तरफ कि ए मुए इधर जनाना है इधर मत आना। इसका मतलब होता है कि ये मतलब एक उलाना होता है कि इधर महिलाएं हैं तो इधर मत आना। तो सेना को इस तरीके से रोकने का प्रयास मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके कर्तव्य भी थे रंगीले। तो ये हिस्ट्री पढ़ाने में अद्भुत अपना मजा रहता है। कभी मौका मिलेगा तो आपको ये कहानियां हम जरूर सुनाएंगे क्रैक नाउ पे। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया हो। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? ई हो जाता प्यारे बच्चे, क्योंकि तब हुआ करता था नन ऑफ द एबव, है ना। अब तो नन ऑफ द एबव है नहीं, तो ये जीवन आसान हो गया आपका कि अब ऐसा नहीं होगा, तुक्का मार दीजिए तो शायद लग जाए। चलिए, तो ई हो जाएगा। मैंने बता दिया है सारा एक्सप्लेनेशन आपको कि इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ऐसा किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ड्यूरिंग हुज रेन डिड तुगरिल खा रिवोल्ट? ऑप्शंस हैं आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, है ना। इनमें से आपने बताना 35 का क्या होगा सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे। तुगरिल खान ने किसके समय विद्रोह किया? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा बलबन। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तुगरिल खान ने बलबन के समय में विद्रोह किया, और बलबन का समय कौन सा है भाई? 1270 के आसपास। तो 1279 ईस्वी में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में ये विद्रोह किया है तुगरिल खान ने, और ये प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था, जो गुलाम हुआ करते थे और विद्रोह कर रहे हैं, तो पहला है। और तुगरिल खान ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। ऐसा गुलाम किया नहीं करते थे कि अपने मालिक के प्रति ही विद्रोह कर दें, क्योंकि गुलाम को खरीदा जाता था, बेचा जाता था। लेकिन तुगरिल खान ऐसा गुलाम था जिसने विद्रोह भी किया और मालिक के समान अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, खुतबा भी पढ़वा दिया। और कालांतर में बलबन ने जब इस बात का जवाब देने के लिए बंगाल अभियान किया तो डर के भाग भी गया तुगरिल खान कि मालिक आ रहे हैं, बहुत मारेंगे, भाग लो। तो भाग गया मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? विच मुगल रूलर वाज द फर्स्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश? है ना। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा इनमें से मेरे प्यारे बच्चे? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बी करेक्ट है यहाँ पे, है ना। मुगल शासक ब्रिटिश के विरुद्ध जो विद्रोह करता दिखाई देगा वो औरंगजेब है ना। पहली बार 1686 की बात है, औरंगजेब के शासनकाल में पहली बार ब्रिटिश का विरोध हुआ। और क्यों हुआ? इस समय जो है जॉब चारनाफ थे, इन जॉब चारनाफ को जो है मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने ऐसा लतेड़ा है, लंबा भगाया मेरे प्यारे। उसके बाद फिर ये आए, माफी माफी मांगी गई। तो
चटगांव पर अधिकार कर लिया। शाइस्ता खान ने इनको जॉब चारनाक को भगा के और उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया। वहां पर एक मुगल फौजदार की नियुक्ति भी की गई। तो औरंगजेब के समय ब्रिटिशों को भगा दिया था जो है। ये भी आप याद रखेंगे, पहली झड़प हुई है ये 1686 में, है ना, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजिट करके उसका अधिकरण किया? हु कॉन्कर्ड सिंध एंड इट्स ट्रिब्यूनल? आपको बताना है किसने सिंध विजिट करके उसका अधिकरण कर लिया। तो ट्रिब्यूनल नहीं आएगा, अधिकरण मतलब उसको जो है शामिल करना होता है। तो वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर या फिर लॉरेंस, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 37 का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या है? सी, नेपियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेपियर ने प्यारे बच्चे, है ना, अफगानिस्तान युद्ध के बाद 1843 में सिंध का विलय कर दिया, है ना, ब्रिटिश भारत में। तो ध्यान रखेंगे 1843 में किसने किया है? नेपियर, चार्ल्स नेपियर। ये नाम याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर ये कब किया? 1843 में। 1842 में लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल बने और अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेना के उलटफेर के लिए सिंध के अमीरों को जिम्मेदार बनाया गया। तो ये कहानी है इनकी। एलनबरो को हम और किस नाम से जानते हैं? तो एलनबरो को हम जानते हैं सती प्रथा के लिए, है ना, ये ध्यान रखेंगे। एलनबरो को किस चीज के लिए जानते हैं? सती प्रथा, है ना, ये भी याद रखेंगे। ये सब खत्म करने के लिए, कानून लाने के लिए, है ना। ये दो तीन है जिनको आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? पहली बार पूछ रहा है जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। 1872, 1901, 1911 या फिर 1921 मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे पहली बार कब प्रारंभ की गई तो 1872 हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि पहली बार प्रारंभ कब की गई, है ना, और अगर हम वो आपसे पूछे क्रमवार कब शुरू हुई तो क्रमवार हुई 1881 में मेरे प्यारे बच्चे, है ना, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सबसे पहले अगर आप जनगणना पूछे तो आधुनिक प्रणाली की जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के समय में हुई है 1872 में। लेकिन फिर वो लगातार एक सिस्टमैटिक वे से जो होनी शुरू हुई वो 1881 में शुरू हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, दोनों ये बातें याद रखनी है। मेयो ने शुरुआत की 1872 में और रिपन के टाइम से ये अच्छे तरीके से जो है होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ऑन विच डेट वर सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु हैंग्ड? आपने बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 मेरे प्यारे बच्चे, कोई नहीं भूल सकता इस काले दिन को जो हमेशा हमारे दिलों को कचोटता है। मार्च 23, 1931 प्यारे बच्चे, है ना, शहीद दिवस हम इस दिन को मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई मेरे प्यारे बच्चे। और इस क्यों फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था उन्होंने और जेपी सैंडर्स हत्याकांड में दोषी करार देने के बाद देशद्रोह और हत्या के केस में इनको 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। और इसी के सही बाद जो है लाहौर अधिवेशन होना था गांधी जी का और काले झंडे दिखाए जनता ने कि ये देख लो गांधी, तुम्हारे होते हुए हमारे जो है बहुत ही प्यारे जो है नेताओं को फांसी हुई है, तो तुमको काले झंडे दिखाएंगे, हम विद्रोह करेंगे। बापू का विरोध हुआ था प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या ब्रह्मदत्त? देखो यहाँ पे तीसरे सत्याग्रही पूछ लिया है 67वीं बीपीएससी में। मैं आपसे कह रहा था ना बीपीएससी इतनी महान है कि कहती है कि लो दूसरा पढ़ोगे मैं तीसरा पूछूंगा। तो हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ पर्सनल सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1940? और मैंने आपको कल ही बताया था कि पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। ब्रह्मदत्त जो है तीसरे सत्याग्रही थे, ये बात याद रखी जाएगी आपके द्वारा, है ना। सत्याग्रह जो है जनवरी 1942 तक चला। इसमें गांधी जी आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए स्वयं से जेल से बाहर रहे।
इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया, इसलिए इसे कहीं कहीं दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है ना। ध्यान रखेंगे, ये जो बात थी ये थी आपकी तीसरे सत्याग्रही के बारे में, ब्रह्मदत्त ये थे, ये भी याद रखेंगे। तो आज हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसी के साथ इस पार्ट को रोक देते हैं, फिर दोबारा एक और पार्ट के साथ आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आप रोज रोज इन क्वेश्चंस को करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे 20 क्वेश्चन हम पर डे अपलोड करते हैं सभी विषयों के जो बिहार में आए हैं। तो वहां प्रैक्टिस होगी, यहां आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे और जीवन हो जाएगा आपका आसान, क्योंकि क्रैक नाउ का वही मूल मंत्र है, जीवन आसान कर देंगे प्यारे बच्चे। बाकी पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।